वेलकम टू इंस्पायर फिजिक्स क्लासेस फ्रेंड्स। आज हम करेंगे फिजिक्स का मॉक टेस्ट नंबर 26। दोस्तों इससे पहले हमने फिजिक्स के 25 मॉक टेस्ट हल कर चुके हैं। दोस्तों यदि आपने हमारे उनको मॉक टेस्ट को हल नहीं किया है तो आप उन्हें भी हल कर लें, क्योंकि दोस्तों हमारी जो प्रैक्टिस सेट हैं उनके अंदर बहुत सी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं और उनके साथ ही अच्छे अच्छे कंसेप्ट भी आपको सीखने को मिलते हैं। तो दोस्तों आप हमारे सभी मॉक टेस्ट को हल करें, जिससे कि आपकी फिजिक्स की तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी और आप एग्जाम के अंदर अच्छा स्कोर कर पाएंगे। यदि दोस्तों आप हमारे इन मॉक टेस्ट की PDF फाइल प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, वहां पर आपको इसको डाउनलोड करने के लिए लिंक अवेलेबल करा दी जाती हैं। वहां से आप हमारे PDF फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। यदि दोस्तों आपको हमारे सभी प्रीवियस यानी मॉक टेस्ट की PDF फाइल चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप इंस्पायर फिजिक्स क्लासेस को ज्वाइन कर लें। वहाँ पर दोस्तों आपको डेली यानी क्वेश्चनों की क्विज भी कराई जाती हैं, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप की ज्वाइन कर लें। यदि दोस्तों आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे कि आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत ही मिल जाए। दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के हमारे मॉक टेस्ट नंबर 26 की। देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन। अब आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मौलिक राशि है। यानी दोस्तों बताना कि हमें 4 राशि दी हुई हैं, उनमें से मूल राशि यानी फंडामेंटल अमाउंट कौन सी है। दोस्तों हम जानते हैं जो मूल राशि होती है दोस्तों हमारी वो 7 होती हैं। वो होती है हमारा मास होता है, डिस्टेंस होती है, टाइम होता है, टेम्परेचर होता है और दोस्तों हमारी जो करंट होता है यानी विद्युत धारा होती है और ज्योति तीव्रता होती है दोस्तों, और जो हमारा जो पदार्थ का परिमाप होता है यानी वो होता है यानी मोल है। दोस्तों ये जो हमारी 7 राशि होती है वो हमारी मौलिक राशि होती है। तो हमें पूछा गया है कि इन 4 में से कौन सी है। दोस्तों जो हमारी समय राशि होती है दोस्तों हमारी मौलिक राशि होती है यानी मूल राशि होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गेंद 15 मीटर प्रति सेकंड के वेग से क्षैतिज दिशा से 30 डिग्री का कोण बनाते हुए फेंकी जाती है, तो गेंद की उड़ान का समय ज्ञात कीजिए। दिया है g = 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। दोस्तों हम जानते हैं कि कोई हमारे प्रक्षेपी गति है उसके दौरान जो उड़ान के अंदर लिया गया समय होता है यानी t, उसका दोस्तों जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2u sin थीटा अपॉन में g होता है। दोस्तों यहाँ पर हमें u का मान दिया हुआ है, थीटा का भी मान दिया हुआ, तो इन दोनों का मान रखते हैं। दोस्तों सबसे पहले u का मान रखेंगे वो 15 और साइन थीटा यानी साइन 30 का मान दोस्तों हमारा होता है 1/2, तो ये जाएगा हमारा 1/2 और दोस्तों में g का मान दिया हुआ है 10, यानी कि वैसे भी 10 का मान 10 होता है। तो दोस्तों इसको अपन सोल्व करेंगे तो 200 हमारा कैंसिल हो जाएगा और 15 को यदि अपन 10 से डिवाइड करते हैं दोस्तों हमारा वो मान प्राप्त होता है 1.5 है। तो यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला ना 1.5 सेकंड है। यानी दोस्तों हमारा जो गेंद की उड़ान को जो समय हो जाएगा वो हो जाएगा 1.5 सेकंड है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र आवेग की विमा के सूत्र के समान है। यानी दोस्तों में 4 ऑप्शन दिए हैं, संवेग, बल आघूर्ण एवं संवेग में परिवर्तन है। दोस्तों हमें बताना है कि जो आवेग की विमा होगी वो कौन से सूत्र की यानी विमा के बराबर होगी। दोस्तों जो आवेग का जो फॉर्मूला होता है दोस्तों हमारे संवेग में परिवर्तन के बराबर होता है, डेल्टा P के इक्वल होता है। तो यहाँ से अपन पता चलता है कि दोस्तों हमारी जो यानी विमा संवेग की होगी वही हमारी आवेग की हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला। यानी कि दोस्तों हमारा जो विमा संवेग की होगी वही विमा हमारी किसकी हो जाएगी, आवेग की। याद रख। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा उत्क्रम अभिनति है। दोस्तों हमें 4 डायोड दिए हुए हैं और हमें बताना है कि कौन सा डायोड उत्क्रम अभिनति में जुड़ा हुआ है। दोस्तों इसका पता लगाने के लिए अपन क्या करते हैं कि कोई हमें कोई डायोड दिया हुआ है। दोस्तों इसका जो P वाला पार्ट होता है ये N वाला पार्ट होता है। तो अपन P वाले भाग की वोल्टेज देखते हैं। दोस्तों यदि N वाले भाग की वोल्टेज से अधिक होती है तो दोस्तों ये अग्रवाइस में जुड़ा हुआ है। यदि N वाली वोल्टेज दोस्तों P वाली वोल्टेज कम होती है तो यह हमारा उत्क्रम अभिनति में जुड़ा हुआ है यानी रिवर्स बायस में जुड़ा हुआ होता है। दोस्तों यहाँ पर अपन देखते हैं कि पहले वाले ऑप्शन में देखते हैं कि दोस्तों N वाला तो 10 वोल्ट से जुड़ा हुआ है और P वाला 15 से, यानी P का अधिक है तो यह अग्रवाइस में हो जाएगा। दूसरे में देखते हैं कि दोस्तों यह -10 से जुड़ा हुआ है और P वाला -5 से। दोस्तों -10 से -5 अधिक है तो ये भी हमारा अग्रवाइस में हो जाएगा। दोस्तों अपन C वाले ऑप्शन में देखते हैं कि यह हमारा पृथ्वी से जुड़ा हुआ है तो यहाँ पर तो ये 0 वोल्ट से जुड़ा
जुड़ा हुआ है, और दोस्तों सी वाला यानी कि जो पी वाला जुड़ा हुआ है सी के अंदर दोस्तों -10 से जुड़ा हुआ है, यानी पी का यह है एन से कम है दोस्तों, ये हमारा उत्क्रम अभिनति में हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला, यानी कि दोस्तों हमारा सी वाला डायोड है वह उत्क्रम अभिनति में जुड़ा हुआ है। बल्कि अपन डी वाला देखते हैं दोस्तों, तो ये तो -5 से जुड़ा हुआ है, ये प्लस के 10 थे, तो यानी कि पी का यानी अधिक से जुड़ा हुआ है, तो यह भी हमारा अग्र अभिनति में हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। अब देखते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्वत्रिक गैस नियतांक की एसआई इकाई होती है, यानी दोस्तों हमारा सार्वत्रिक गैस नियतांक होता है उसकी हमारी एसआई इकाई बतानी है क्या होती है। दोस्तों जो हमारा आदर्श गैस का समीकरण होता है दोस्तों वो हमारा होता है पीवी = nRT होता है। इस इक्वेशन से दोस्तों अपन आर की जो विमा है वो अपन निकाल सकते हैं दोस्तों, हमारी पी इंटू वी यानी प्रेशर गुना जो वॉल्यूम होता है दोस्तों, ये किसके बराबर होता है, इसका जो मात्रक होता है दोस्तों वो ऊर्जा के बराबर होता है, यानी होता है जूल। और दोस्तों जूल को यदि अपन एन यानी मोल है और ये होता है टेम्परेचर यानी केल्विन से अपन डिवाइड कर देते हैं, तो हमारी जो सार्वत्रिक गैस नियतांक है उसकी भी इकाई निकल कर आ जाती है। तो यानी जूल के अंदर अपन मोल और केल्विन का भाग देते हैं, तो इसका मात्रक हो जाएगा जूल पर मोल केल्विन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो पतली और असमित समांतर पट्टिकाओं पर समान घनत्व के यानी प्लस सिग्मा और माइनस सिग्मा आवेश हैं, तो अंतरिक्ष में उनके मध्य विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है। यानी दोस्तों हमें कोई यानी असीमित समांतर पट्टिका दी हुई है, यानी दोस्तों अनंत यानी बहुत बड़ी समांतर पट्टिका दी हुई हैं, उनमें से एक पर दोस्तों जो आवेश है आवेश घनत्व प्लस सिग्मा है, दूसरे पर माइनस सिग्मा है, तो इनके मध्य कोई बिंदु स्थित है, उस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। दोस्तों याद रखना कोई प्लेट है उसके नज़दीक किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो फॉर्मूला होता है वो होता है σ/2 एप्सिलॉन नॉट होता है। दोस्तों इस पर आवेश यानी प्लस क्यों है, तो इसके कारण इस बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो डायरेक्शन हो जाएगी वही हो जाएगी, और दोस्तों इस प्लेट पर जो नेगेटिव चार्ज है तो इसके कारण जो विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन हो जाएगी दोस्तों वही हो जाएगी। तो यहाँ से अपन देखते हैं कि दोस्तों दोनों के कारण जो डायरेक्शन है दोस्तों वो सेम दिशा में यानी सेम डायरेक्शन में है विद्युत क्षेत्र की, तो यहाँ पर इन दोनों का योग हो जाएगा, तो इसके कारण जो विद्युत क्षेत्र हो जाएगा वो हो जाएगा σ/2 एप्सिलॉन नॉट, तो इसके कारण भी हो जाएगा σ/2 एप्सिलॉन, दोनों जुड़ जाएंगे क्योंकि सेम डायरेक्शन में है। तो दोस्तों टोटल हमारे जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा विद्युत क्षेत्र हो जाएगा वो हो जाएगा σ/ε नॉट हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है, अज्ञात द्रव्यमान के एक पदार्थ पर 70 न्यूटन का एक बल कार्य कर रहा है और उससे 20 मीटर प्रति सेकंड के यानी 20 मीटर प्रति वर्ग सेकंड का त्वरण दिया जाता है, तो वस्तु का द्रव्यमान है। यानी दोस्तों में दिया हुआ है कोई अज्ञात द्रव्यमान का यानी कोई पदार्थ है उस पर 70 न्यूटन का बल लगाया जा रहा है और जो त्वरण प्राप्त होता है वो 10 यानी 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर प्राप्त होता है। तो हमें मास का मान निकालना है, तो हम जानते हैं दोस्तों F = ma होता है। तो यहाँ से अपन देखते हैं कि जो हमारा m बराबर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों F/ma हो जाएगा। तो F का मान हमें दिया हुआ है 70 और a का मान दिया हुआ है 20 से 20 को अपन डिवाइड करते हैं तो हमारा 3.5 प्राप्त होता है। दोस्तों हमारा जो द्रव्यमान हो जाएगा वो हो जाएगा 3.5 kg। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिन्नर डायोड का उपयोग होता है, यानी दोस्तों हमारा जो जिन्नर डायोड होता है उसका उपयोग क्या होता है, यानी उसको परिपथ में किस कारण यूज लिया जाता है। तो दो हो जाएगा दोस्तों हमारा एक यानी विभव नियंत्रक के रूप में, यानी दोस्तों हमारा जो जेनर डायोड होता है उसका हमारा किसी परिपथ में काम में लिया जाता है, तो उस परिपथ का जो हमारी वोल्टेज होता है यानी विभव होता है, यानी वोल्टेज को कंट्रोल करने में हमारे इसका यूज किया जाता है जेनर डायोड का। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला, यानी एक विभव नियंत्रक के रूप में। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 50 मोड़ों वाली एक कुंडली से चुंबकीय फ्लक्स यानी 0.5 वेबर प्रति सेकंड की दर से बढ़ता है, तो कुंडली के सिरों के मध्य उत्पन्न विद्युत वाहक बल कितना होगा। यानी दोस्तों में दिया हुआ है कि कोई कुंडली है उसके अंदर फेरों की संख्या है यानी n दोस्तों में 50 दिया हुआ है, जो चुंबकीय फ्लक्स यानी d∅/dt है चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर दोस्तों वो हमें दी हुई है 0.5 दिया हुआ है। तो हमें पूछा गया है कि इस कुंडली के सिरों के मध्य जो विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा वो कितना होगा, प्रेरित विद्युत वाहक बल। दोस्तों उसका जो फॉर्मूला होता है वो हमारा E = होता है
एन इंटू डी फाई अपॉन डी टी होता है, यानी कि दोस्तों फेरों की संख्या इंटू चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के यानी मल्टीप्लाई के बराबर होता है। तो यहाँ पर हमें एन का मान दिया हुआ है 5 और डी फाई अपॉन डी टी का मान हमें 0.5 दिया हुआ है। यदि दोस्तों इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा 2.5 प्राप्त होता है। तो दोस्तों हमारा जो प्रेरित विद्युत वाहक बल हो जाएगा वो हो जाएगा 2.5 वोल्ट हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक टेलीस्कोप के अभिदर्शक की फोकस दूरी 60 सेंटीमीटर है, तो 20 सेंटीमीटर का आवर्धन पाने के लिए नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी कितनी होनी चाहिए। यानी दोस्तों में दिया हुआ है कोई हमारा दूरदर्शी है यानी टेलीस्कोप है, उसका दोस्तों हमारा जो अभिदर्शक लेंस है उसकी जो फोकस दूरी हमें दी हुई है 60 सेंटीमीटर दी हुई है। और दोस्तों हमारा जो प्रतिबिंब प्राप्त होता है उसका आवर्धन 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है, यानी 20 का आवर्धन प्राप्त होता है। दोस्तों हमें नेत्रिका की यानी जो फोकस दूरी है वो बतानी है, यानी नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी। दोस्तों हम जानते हैं जो हमारी दूरदर्शी होती है यानी टेलीस्कोप होती है उसका आवर्धन का फॉर्मूला होता है वो मात्रा होता है एफ अपॉन ए पी, यानी अभिदर्शक लेंस की फोकस दूरी अपन नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी। तो यहाँ से अपन दोस्तों अपन एफ ई का मान निकाल सकते हैं। एम का मान रखेंगे अपन 20 और दोस्तों एफ ओ का मान रखेंगे अपन 60 और ए पी का मान अपन यहाँ से निकाल लेंगे। दोस्तों जो हमारा एफ ई इक्वल टू प्राप्त हो जाएगा वो हो जाएगा 60 अपॉन में 20 प्राप्त हो जाएगा, यानी कि इसका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा 3, यानी 3 सेंटीमीटर हो जाएगा हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी वाला। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी व्युत्पन्न इकाई है। यानी दोस्तों मैंने बताया था कि जो हमारी 7 इकाइयाँ होती हैं वो हमारी मूल इकाई होती है, और उन 7 इकाइयों से को मिलाकर दोस्तों यानी कि जो नई राशि बनाई जाती हैं उनको अपन बोलते हैं व्युत्पन्न राशि। दोस्तों हमारी जो लंबाई, द्रव्यमान और समय होती है दोस्तों वो तीनों हमारी मौलिक राशि होती हैं। बल्कि जो वेग होता है दोस्तों, वेग होता है हमारा वेग बराबर दूरी बट्टे समय होता है, यानी दूरी बट्टे समय। तो दोस्तों दूरी भी हमारी मौलिक राशि है, समय भी हमारी मौलिक राशि है, यानी दो मौलिक राशियों से दो राशियां बनाई जाती हैं उसको व्युत्पन्न राशि कहते हैं। तो वेग हमारी व्युत्पन्न राशि हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु बम किसके सिद्धांत पर कार्य यानी आधारित होता है। यानी जो हमारा परमाणु बम होता है वो हमें बताना है कौन से सिद्धांत पर कार्य करता है। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला, यानी जो हमारा जो परमाणु बम होता है नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर कार्य करता है। और दोस्तों याद रखना जो नाभिकीय भट्टी होती है वो भी हमारी नाभिकीय विखंडन पर ही आधारित होती है। और बल्कि दोस्तों हमारा जो हाइड्रोजन बम होता है और जो हमारे सूर्य के अंदर जो एनर्जी उत्पन्न होती है दोस्तों वो नाभिकीय संलयन के कारण उत्पन्न होती है, यानी हाइड्रोजन बम और जो हमारे सूर्य के अंदर जो एनर्जी उत्पन्न होती है वो नाभिकीय संलयन के कारण उत्पन्न होती है। बल्कि जो परमाणु बम है यानी एटम बम होता है और हमारी जो नाभिकीय भट्टी होती है वो नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर आधारित होती हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक भारहीन रबड़ के गुब्बारे में 100 ग्राम का जल है, तो जल में उसका वजन होगा। यानी कि दोस्तों में दिया हुआ है कोई गुब्बारा है उसके अंदर यानी 100 ग्राम जल भरा हुआ है। यदि उसको दोस्तों अपन जल के अंदर रखी हुई यानी किसी तुला के द्वारा तोला जाता है तो हमें बताना है उसका वजन कितना प्राप्त होगा। दोस्तों वहाँ पर उसका जो वजन प्राप्त होगा दोस्तों हमें 0 प्राप्त होगा। वो क्यों प्राप्त होगा, क्योंकि दोस्तों यदि किसी यानी कोई वस्तु है उसका अपवर्तनांक समान है उसको उसी के यानी बराबर अपवर्तनांक वाले माध्यम में तोला जाए तो उसका दोस्तों भार हमेशा यानी जो द्रव्यमान होगा वो 0 प्राप्त होगा, क्योंकि उस वस्तु पर दोस्तों जो भार लगता है वो उस द्रव्य के द्वारा लगाए गए उत्प्लवन के बल के बराबर हो जाता है। तो उसका जो टोटल मास होता है दोस्तों वो हमें 0 प्राप्त होता है, यानी भार उसका 0 हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला, यानी उसका भार जल के अंदर 0 हो जाएगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि द्रव्यमान पर कार्य करता तब बल त्वरण उत्पन्न करता है तो न्यूटन के गति के दूसरे सिद्धांत के अनुसार, यानी दोस्तों हमें बताना है कि जो हमारा द्रव्यमान होता है, बल होता है और त्वरण होता है उनके अंदर संबंध क्या होगा न्यूटन की गति के द्वितीय सिद्धांत के अनुसार। दोस्तों न्यूटन की गति का द्वितीय सिद्धांत है वो हमें ये बताता है कि जो बल होता है वो संवेग में परिवर्तन के दर के बराबर होता है। और दोस्तों जो संवेग होता है वो हम जानते हैं P = mv होता है, तो ये हो जाएगा dmv/dt हो जाएगा। दोस्तों ये जो हमारा कांस्टेंट होता है m, तो ये m तो हो जाएगा हमारा भार है, और ये जो f बराबर हो जाएगा हमारा m × dv/dt हो जाएगा। और दोस्तों हम जानते हैं dv/dt होता है वो हमारा त्वरण के बराबर होता है। तो यहाँ से दोस्तों हमारा f = हो जाएगा ma। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला, यानी f बराबर हमें ma प्राप्त होता है। तो इसका सही संबंध हो जाएगा f = ma। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 संधारित्र जिनकी धारिताएं क्रमशः
1 माइक्रोफेरेड एवं 2 माइक्रोफेरेड एवं 6 माइक्रोफेरेड हैं। तो श्रृंखला क्रम में जोड़े जाने पर इसकी संयोजन का समकक्ष यानी धारिता होगी, यानी कि दोस्तों में इसका वो तुल्य धारिता बतानी है। तो हम जानते हैं यदि किसी संधारित्रों को यदि श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है यानी श्रृंखला क्रम में जोड़ा जाता है तो इसकी जो तुल्य धारिता का फॉर्मूला होता है दोस्तों वो होता है हमारा 1/c इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3 होता है। तो यहाँ पर अपन इसका मान रखते हैं तो 1/c इक्वल टू प्राप्त हो जाएगा हमें 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/6 प्राप्त हो जाएगा। इसको यदि अपन सोल्व करते हैं तो दोस्तों हमारा लघुत्तम 6 प्राप्त हो जाएगा। यदि अपन को जोड़ते हैं दोस्तों हमें ऊपर 10 प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि 6 को यानी 6 से डिवाइड 1 को 6 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर तो 6 होगा और इसका हो जाएगा 3 है दोस्तों, हमारा 10/6 हो जाएगा। यदि इसको आगे सोल्व करते हैं तो हमारा हो जाएगा 5/3, यानी कि दोस्तों हमें तो सी का मान प्राप्त हो जाएगा वो हमें 3/5 प्राप्त हो जाएगा तुल्य धारिता का मान है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है LCR परिपथ में वैकल्पिक धारा अधिकतम होती है जब, यानी दोस्तों हमारा कोई LCR परिपथ होता है यानी कि ऐसा परिपथ जिसके अंदर प्रेरकत्व संधारित्र एवं प्रतिरोध यानी L C एवं R तीनों जुड़े हुए हों, उसकी जो वैकल्पिक धारा होगी वो अधिकतम कब होगी वो हमें बतानी है। दोस्तों जो LCR परिपथ होती है उसकी जो प्रतिबाधा का जो फॉर्मूला होता है वो हम जानते हैं वो ये हमारा होता है R² प्लस में XL माइनस XC का होल स्क्वायर का रूट होता है। दोस्तों यहाँ से अपन देखते हैं कि यदि प्रतिबाधा के मान को यदि न्यूनतम रखा जाएगा तो हमारी धारा का मान मैक्सिमम हो जाएगा, यानी कि यदि प्रतिरोध का मान कम किया जाए तो धारा का मान निश्चित ही यानी सर्वाधिक प्राप्त हो जाएगा। तो दोस्तों Z के मान को यदि न्यूनतम रखना है तो दोस्तों में XL और XC का मान यानी इक्वल रखना होगा। यदि XL और XC का मान यदि बराबर हो जाएगा तो ये वाला पद हमारा 0 प्राप्त हो जाएगा और Z का मान न्यूनतम प्राप्त हो जाएगा, यानी कि हमारा XL का मान XC के बराबर होना चाहिए। तो हमारी जो धारा हो जाएगी दोस्तों वो अधिकतम प्राप्त हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला, यानी XL का मान XC के बराबर होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 17वां, एक कार्नोट इंजन की क्षमता जो जल के क्वथनांक एवं गलनांक के मध्य कार्य कर रहा है, यानी दोस्तों एक ऐसे कार्नोट इंजन की क्षमता बतानी है जो जल के क्वथनांक एवं गलनांक के मध्य कार्य कर रहा है, यानी कि दोस्तों इसका जो स्रोत का टेम्परेचर है T1 है वो जाएगा हमारा 373 केल्विन, यानी कि क्योंकि दोस्तों हमारा जो जल का क्वथनांक होता है 373 केल्विन या 100 डिग्री सेल्सियस होता है। और जो हमारा T2 का टेम्परेचर जाएगा दोस्तों वो जाएगा हमारा 273, क्योंकि दोस्तों हमारा जो जल का गलनांक होता है 0 डिग्री सेल्सियस होता है, यानी कि 273 केल्विन हो जाता है। दोस्तों हम जानते हैं जो हमारा कार्नोट इंजन होती है उसकी दक्षता का जो फॉर्मूला होता है वो 1 माइनस T2/T1 मल्टीप्लाई में 100 होता है, या इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं दोस्तों T2 यानी कि T1 माइनस T2/T1 मल्टीप्लाई 100। दोस्तों इन यानी का मान रखते हैं, यानी T1 में से T2 घटाएंगे यानी 373 में से 273 घटाएंगे तो दोस्तों हमें 100 प्राप्त हो जाएगा। और इसको यानी कि दोस्तों हमें T1 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी 373 से डिवाइड कर देंगे दोस्तों, और इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें जो प्राप्त हो जाएगा इसको सोल्यूशन यानी सोल्व करने पर तो हमें प्राप्त हो जाएगा 26.8%। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला, यानी ऐसा कार्नोट इंजन जो जल के क्वथनांक एवं गलनांक के मध्य कार्य कर रहा है यानी काम कर रहा है तो इसकी दोस्तों जो क्षमता हो जाएगी यानी कि दोस्तों हो जाएगी 26.8 है। दोस्तों याद रखना जो क्षमता का फॉर्मूला होता है वो T1 माइनस T2 अपॉन है, यानी अपॉन में T1 गुणा 100 होता है। तो अपन T1 का मान अपन 373 रख देंगे, T2 का मान 273 रख देंगे, इनको सोल्व करेंगे तो हमारा हो जाएगा 26.8 प्राप्त हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेलवे पटरियां मोड़ों पर झुकी हुई हैं ताकि, यानी दोस्तों हमारी जो रेल की पटरियां बनाई जाती हैं इस प्रकार, तो मोड़ के अंदर दोस्तों हमारी जो अंदर वाली पट्टी होती है दोस्तों उसको अंदर रखा जाता है, यानी अंदर क्यों रखा जाता है, यानी कि ढाल इस तरफ रखा जाता है। वो क्यों रखा जाता है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर पटरी यानी मोड़ लेते समय दोस्तों इसको अभिकेंद्रीय बल की आवश्यकता होगी, क्योंकि यह वर्तीय पथ पर गति कर रही है। दोस्तों अभिकेंद्रीय बल को तो इसको मोड़ इसलिए रखा जाता है क्योंकि दोस्तों यदि ट्रेन टेढ़ी हो जाए तो दोस्तों इसका जो भार होगा, इसका जो एक घटक होगा यानी ये क्षैतिज वाला घटक होगा दोस्तों, ये आवश्यक विकेंद्रीय बल होता है वो हमें प्रदान कराता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला, यानी पटड़ी के कारण जो सामान्य प्रतिक्रिया के कारण जो क्षैतिज घटक होता है वो आवश्यक विकेंद्रीय बल प्राप्त किया जा सकता है। यानी कि दोस्तों जैसे ही ट्रेन अंदर की ओर झुकेगी तो इसका जो हमारा भार का दोस्तों क्षैतिज घटक प्राप्त होगा ना, वो हमारे आवश्यक विकेंद्रीय बल के को प्रदान करता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
सी वाला, यानी पटड़ी के कारण सामान्यतः प्रतिक्रिया के कारण जो आवश्यक अभिकेंद्रीय बल होता है वो हमें प्राप्त कराता है वो पटड़ी का ढाल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूर संचार के प्रयोग में लाई जाने वाली विद्युत चुम्बकीय तरंग होती है, यानी दोस्तों वो कौन सी तरंगें होती है जिनका उपयोग यानी दूर संचार के लिए किया जाता है। यानी विद्युत यानी कि जो तरंगें होती हैं दोस्तों उनको एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजने के लिए जिन विद्युत तरंगों का उपयोग किया जाता है वो कौन सी होती हैं दोस्तों, वो होती है हमारी सूक्ष्म तरंगें। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला, यानी दूर संचार के लिए जिन तरंगों का उपयोग किया जाता है वो होती है हमारी विद्युत चुम्बकीय तरंगें। तो इसकी यानी विद्युत चुम्बकीय तरंगें होती हैं वो होती हैं सूक्ष्म तरंगें, माइक्रोवेव का उपयोग किया जाता है दूरसंचार में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, 60 kg द्रव्यमान वजन का एक बालक जो 10 मीटर पर सेकेंड की गति से दौड़ रहा है तो इसका संवेग होगा। दोस्तों हम जानते हैं संवेग होता है हमारा P = mv होता है। तो यहाँ पर m का मान हमें 60 kg दिया हुआ है और जो हमें v का मान दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है। तो इन दोनों का मान यहाँ पर इनको दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं दोस्तों हमारा 600 प्राप्त हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला, 600 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा हमारा संवेग। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक वायुयान लूप बना रहा है तो चालक गिरता नहीं है तो क्योंकि उनका आवश्यक यानी प्रदान करता है। इन दोस्तों में बताना है कि जब कोई वायुयान है वो वर्तीय लूप बना रहा है तो इसके अंदर जो कोई चालक बैठा हुआ है दोस्तों बाहर की ओर क्यों नहीं गिरता, क्योंकि दोस्तों उसको आवश्यक यानी प्रदान होता है, यानी कि क्या आवश्यक यानी कौन सा बल है आवश्यक यानी प्रदान होता है जिसके कारण वह बाहर नहीं गिरता। तो होता है विकेंद्रीय बल। यानी दोस्तों कोई वस्तु यानी यदि वर्तीय पथ पर गति कर रहा है, यदि दोस्तों उसको आवश्यक विकेंद्रीय बल मिलता है तो वह वर्तीय पथ पर गति करता रहेगा यानी बाहर क्यों नहीं जाएगा। तो यानी कि दोस्तों यदि वायुयान के अंदर कोई चालक होता है दोस्तों उसको वर्ताकार यानी वायुयान को लूप बना रहा है तो उसको दोस्तों चालक को आवश्यक अभिकेंद्रीय बल प्रदान हो जाता है, यानी आवश्यक अभिकेंद्रीय बल प्रदान होता है, इसी के कारण चालक नहीं गिरता है। तो हमें यही पूछा गया है कि उससे आवश्यक प्रदान होता है तो क्या प्रदान होता है, वो तो हमारा अभिकेंद्रीय बल प्रदान होता है, इसके कारण वह बाहर नहीं गिर पाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, 70 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु पर 350 न्यूटन की यानी शुद्ध बल कार्य कर रहा है तो प्रारंभिक अवस्था में है इसका त्वरण होगा। यानी दोस्तों में त्वरण बताना है, यदि किसी वस्तु पर बल यानी 350 न्यूटन का लगा हुआ हो उसका मास यानी 70 किलोग्राम दिया हुआ हो तो हम जानते हैं F = m होता है। यहाँ से दोस्तों हमारा A = हो जाएगा वो F/m हो जाएगा। F का मान हमें दिया हुआ है 350 और m का मान दिया हुआ है 70। यदि इसको डिवाइड करते हैं दोस्तों में 5 प्राप्त हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि के यानी दो स्रोत अनुनाद में होते हैं तब, यानी दोस्तों जो ध्वनि के दो स्रोत हैं यानी अनुनाद में तब होंगे जब कब होते हैं दोस्तों, याद रखना जब दो स्रोत होते हैं दोस्तों यदि दोनों समान आवर्ती की यानी तरंगे उत्पन्न करते हैं यानी समान आवर्ती की ध्वनि उत्पन्न करते हैं तो दोस्तों वो दोनों स्रोत होते हैं वो अनुनाद की स्थिति में होते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला, जब वे एक समान आवर्ती की ध्वनि उत्पन्न करें। यानी जब कोई भी दो स्रोत यानी दोस्तों समान आवर्ती की ध्वनि उत्पन्न करते हैं तो कहा जाता है कि यानी दोनों अनुनाद की स्थिति में हैं, दोनों के मध्य अनुनाद उत्पन्न होते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों एक अनुनाद की कंडीशन होती है, इसको याद रखना, बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 24वां क्वेश्चन है, जैसे जैसे हम पृथ्वी के तल से ऊपर की ओर जाते हैं दोस्तों गुरुत्वीय त्वरण के यानी का मान घटता है तो पृथ्वी के तल से नीचे जाने पर यह यानी कि दोस्तों में बताना है गुरुत्वीय त्वरण का मान किस प्रकार परिवर्तित होगा। यानी में बताया गया है कि जैसे जैसे यानी पृथ्वी के तल से ऊपर जाते हैं तो जी के मान में कमी होती है, तो सतह से नीचे जाने पर जी के मान यानी किस प्रकार परिवर्तित होगा। तो दोस्तों याद रखना जी का मान घटेगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों ऊपर तो किस कारण बढ़ता है, क्योंकि हम जानते हैं जी का फॉर्मूला होता है वो हमारा होता है Gm/r² होता है, क्योंकि जैसे जैसे ऊपर जाएंगे आर का मान बढ़ेगा दोस्तों जी का मान भी कम हो जाएगा, लेकिन जैसे जैसे नीचे जाएंगे दोस्तों आर का मान तो हमारा कम होता जाएगा। लेकिन क्या होता है कि जो मास होता है दोस्तों सतह के लिए मास अधिक होता है, जैसे जैसे नीचे जाएंगे दोस्तों इसका मास कम होता जाएगा। तो मास कम होने के कारण इसके कारण नीचे भी यानी जी का मान कम होता जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु यानी पृथ्वी के वायुमंडल पर ओजोन की परत का कार्य क्या होता है। इनकी हमें दिया हुआ है कि सूर्य के अवरक्त किरणों को यानी बचाती है, पृथ्वी से परावर्तित अवरक्त किरणों से पृथ्वी के वायुमंडल को बचाए रखती है। तीसरा ऑप्शन है सूर्य से पराबैंगनी किरणों को बचाना। अब है
रेडियो तरंगों को वापस परावर्तित करेगा। यानी दोस्तों हमारी जो पृथ्वी का जो वायुमंडल है उसके चारों ओर जो ओजोन परत पाई जाती है दोस्तों, उसका कार्य क्या होता है? उसका कार्य ये होता है कि दोस्तों जो हमारा सूर्य होता है उसे दोस्तों हानिकारक किरणें होती हैं, हानिकारक यानी जो हमारी पराबैंगनी किरणें होती हैं, अल्ट्रावायलेट किरणें होती हैं, उनको दोस्तों रोकना ही हमारा ओजोन परत का कार्य होता है। दोस्तों उससे क्या होता है कि हमारे जो पृथ्वी पर जीव जंतु होते हैं उन पर यानी कि जो कैंसर वगैरह जो रोग होते हैं उनसे सुरक्षा मिल जाती है, जिससे कि यानी जो हमारी जो अल्ट्रा वोल्टेज किरणें होती हैं दोस्तों हमारे कैंसर को यानी उत्पन्न करती हैं। तो यदि ओजोन परत होती है दोस्तों, ओजोन परत उनको हमारी वायुमंडल में प्रवेश नहीं करने देती है, इस कारण हमारे जो पृथ्वी के ऊपर जो जीव जंतु होते हैं दोस्तों सुरक्षित रहते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। यानी इसका कार्य क्या होता है कि सूर्य से जो पराबैंगनी किरणें आती हैं दोस्तों उनसे हमें बचाए रखती है, यानी पृथ्वी पर उनको आने नहीं देती है, उनको बाहर ही रख लेती है। यही कार्य होता है ओजोन परत का। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। दोस्तों इसी क्वेश्चन के साथ हमारा आज का वीडियो समाप्त होता है। ये वीडियो आपको कैसे लगे आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। जय हिंद दोस्तों आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि दोस्तों हम आपके लिए ऐसे ही अच्छे प्रैक्टिस सेट अवेलेबल कराते हैं। तो दोस्तों यदि आप सभी बच्चे हमारा एक एक सब्सक्राइबर बढ़ाएंगे तो दोस्तों हमारे सब्सक्राइबर दुगुने हो जाएंगे। तो दोस्तों आप हमारी हेल्प कीजिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब बढ़ाएं। जय हिंद।